अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 की जो बुक है उसकी असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन लेके मैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए हाजिर हो गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इसके अलावा इस असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन शो होगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को देख सकें। सो चलें, अब हम लोग अपने असाइनमेंट फाइल में जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, गाइस मैं अपनी हर वीडियो में सेम इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि हर असाइनमेंट में अवेलेबल होती हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों की जो CS605 की असाइनमेंट आई है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताई हैं, बल्कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट उसी फाइल में सॉल्व करनी है, क्योंकि उन्होंने कुछ उधर पैटर्न दिया हुआ है, आप लोगों को आंसर शीट दी है, वही आंसर शीट जो है वो आप लोगों ने फिल करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने न्यू जाके टेबल क्रिएट करना है। जस्ट उसी, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग उसी फाइल को जो है वो उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह ख़त्म करके जस्ट ऊपर अपनी आईडी वगैरह लिखते हैं और उसके बाद उस टेबल को आप लोगों ने फिल आउट करना है। सो वही टेबल यूज़ करें, ये चीज़ आप लोगों के लिए बेहतर होगी, क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट में कहा है कि अगर आप लोगों ने कोई और चीज़ यूज़ की तो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट में जो इंस्ट्रक्शन बेसिकली यही होती हैं कि आप लोगों ने ड्यू डेट से पहले अपना जो सोल्यूशन है वो पोस्ट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो कि MS वर्ड का फॉर्मेट होते हैं, उनके अलावा PDF या फिर किसी और फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करवानी। इसके अलावा आप लोगों की फ़ाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और आप लोगों ने किसी का सोल्यूशन कॉपी पेस्ट नहीं करना। बहुत ही आसान असाइनमेंट है। इंशाल्लाह जो है वो आप लोग ये वीडियो देख के अपना सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। सो चलें, अब हम लोग अपना सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज अ सुइटेबल नेम आइटम्स अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन गिवन इन द बिलो टेबल। तो उन्होंने हमें एक टेबल दिया है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं और हम लोगों ने जो है वो हर एक डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो है वो हमें कुछ नेम टर्म्स भी दी गई हैं। हम लोगों ने जो सुइटेबल नेम टर्म्स होंगी हर एक डिस्क्रिप्शन की, उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने टेबल को फिल करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ओनली इंडेक्स नंबर। तो हर एक जो नेम और टर्म है उसका इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने जस्ट उसका इंडेक्स नंबर लिखना है, लाइक 1 2 3। हम लोगों ने ये नहीं है कि उस जो नेम आइटम का नेम है अल्फ़ाबेट वो हम लोगों ने नहीं लिखने, जस्ट आप लोगों ने उसका जो इंडेक्स नंबर है वो लिखना है। अगर आप लोग नेम लिखेंगे तो असाइनमेंट में जो है वो मेंशन है कि आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे, तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। सो नीचे लिखा हुआ है, नोट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू अबव गाइडलाइंस विल बी एक्सेप्टेबल ओनली। तो अगर आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि फिर आप लोगों को ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। तो चलें, अब हम लोग अपने जो है वो क्वेश्चन में नेम और टर्म्स हमें दी गई हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ जो 13 नेम टर्म्स हैं वो हमें बताई गई हैं। इन्हेंसमेंट काउंट है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास है एप्लीकेशन बाउंड्री और थर्ड नंबर पे हमारे पास स्पॉइलेज और उसके बाद हमारे पास है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स जिसे ILF शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है DET डाटा एलिमेंट टाइप और 6 नंबर पे हमारे पास है रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप RET। उसके बाद फाइल टाइप रेफरेंस FTR डेफिनेशन और उसके बाद गाइस हमारे पास है FP, इट्स मीन के फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। और इसके बाद मैकॉल मॉडल्स अडॉप्शन फैक्टर्स, उसके बाद मैकॉल मॉडल्स रिवीजन फैक्टर्स और 11वें नंबर पे हमारे पास है करेक्टनेस और इसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल इंक्वायरी हमारे पास जो है वो ये टोटल उन्होंने हमें नेम और टर्म्स दिए गए थे। सो गाइस, अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने इस स्लाइड में जो है वो सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन थी वो नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने 1 बाय 1 करके आप लोगों को दिखाता जाता हूँ और देन आप लोगों को जो है वो इसका सोल्यूशन बताता जाता हूँ। आप लोगों ने ऐसे ही जो है वो इस नेम और टर्म्स वाले जगह पे आप लोगों ने जस्ट क्या नाम है उसका, ये वाला, हाँ, ये जो आप लोगों को नेम टर्म्स दिए गए हैं, अगर बिलफर्ज करें कि पहले का आंसर हमारे पास ये एप्लीकेशन बाउंड्री है तो आप लोगों ने 2 टाइप करना है, नाट के एप्लीकेशन बाउंड्री लिखनी है। इस चीज़ का आप लोगों ने खास क्या रखना है। तो मैंने नेम और टर्म्स भी जो है वो यहाँ पे साथ में स्लाइड में रख ली हैं ताकि हमें जो है वो आसानी हो अपनी डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो नेम टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करने में। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन में है वो है द
The maintainability of a product can be monitored with the help of this cost oriented metric. सो यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्ट की मेंटेनेबिलिटी है वो हम लोग जो है वो कॉस्ट ओरिएंटेड मैट्रिक की हेल्प के साथ मोनिटर्ड जो है वो कर सकते हैं। सो इसका जो आंसर है, अगर आप लोग अपनी जाके बुक में भी देख सकें कि कॉस्ट ओरिएंटेड मैट्रिक जो है वो उसे स्पॉइलेज कहते हैं, तो इसलिए हम लोग अपनी नेम टर्म्स में जो है वो 3 लिख देंगे। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो हम लोगों ने नेम टर्म्स लिखनी थी वो हमारे पास इसका आंसर था स्पॉइलेज। तो आप लोग अपने ये आंसर जो है वो बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहली डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली कि जो मेंटेनेबिलिटी थी प्रोडक्ट की वो हम लोग कॉस्ट ओरिएंटेड मैटर के थ्रू उसे मोनिटर कर सकते हैं। और ये है बेसिकली कौन सी टर्म, ये है स्पॉइलेज। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पहली डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर ली। ऐसे हम लोगों ने जो है वो तकरीबन टोटल नंबर ऑफ 13 डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोगों ने पूरी करनी है। इसके बाद है द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स फंक्शनैलिटीज़। सो यहाँ पे ये एक जो हमारे पास अगर हम लोग 11 नंबर पे जाएं तो ये करेक्टनेस की जो है वो बेसिकली डेफिनेशन है। सो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 11, तो हम लोग नेम टर्म्स में 11 लिख देंगे। सो बेसिकली ये करेक्टनेस की डेफिनेशन है, द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स फंक्शनैलिटीज़। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देखें, द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू करेक्ट अ डिफेक्ट आफ्टर इट इज़ डिलीवर्ड टू द एंड यूज़र। सो इसका आंसर भी स्पॉइलेज है, आप लोग अपने बुक से जाके भी कंफर्म कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसके टेबल में भी 3rd लिख देंगे। सो इसके बाद हमारे पास जो पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। सो गाइस ये जो है वो बेसिकली हमारे पास अगर हम लोग अपने 9 नंबर में जाएं तो अगर आप लोग अपनी बुक में जाके मैकॉल मॉडल्स अडॉप्शन फैक्टर, अगर आप लोग अडॉप्शन फैक्टर्स देखें जाके तो उनमें ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इट्स मीन इसका जो आंसर हम लोग नेम एंड टर्म्स में लिखेंगे वो 9 ऐड कर देंगे। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है, अ मैकेनिज्म यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सो जो उसका नाम है सॉफ्टवेयर का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो हमारे पास है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, फंक्शन पॉइंट FP। तो इसके हम लोग नेम और टर्म्स में 8 ऐड कर देंगे। इसके बाद अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस को देखें, इट्स प्रोसेसिंग लॉजिक कंटेन्स एटलीस्ट 1 मैथमेटिकल फार्मूला or it will generate some derived data. It is also has the capability to change the behavior of the system. So guys इसका हमारे पास जो है वो यहाँ पे आंसर है एक्सटर्नल आउटपुट्स। तो 12 नंबर जो है वो अगर आप लोग एक्सटर्नल आउटपुट्स जाके रीड आउट करें तो ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होंगी। सो इसलिए मैंने नेम और टर्म्स में 12 ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी। सो ये हमारे जो तीनों फैक्टर्स हैं ये हमारे हैं रिवीजन्स फैक्टर, तो इसलिए हम लोग इसके आंसर में 10 ऐड कर देंगे। इसके बाद गाइस हमारे पास है अ यूनिक यूज़र रिकॉग्नाइजेबल एंड नॉन रिपीटेड फील्ड मेंटेन्ड और इन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ILF और EIF थ्रू एन एलिमेंट्री प्रोसेस। तो ये जो है वो बेसिकली डाटा एलिमेंट टाइप की डेफिनेशन है, आप लोग अपने बुक से जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। सो ये जो था वो इसका आंसर था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है हमारी वो ये है कि इट्स प्रोसेसिंग लॉजिक कंटेन्स नो मैथमेटिकल फार्मूला और एनी डिराइव्ड डाटा, नाइदर द इंटरनल लॉजिकल फाइल इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग नॉर इज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम चेंज। तो इस डिस्क्रिप्शन का जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल इंक्वायरी है। तो ये जो है वो बेसिकली अगर आप लोग अपने बुक में जाके एक्सटर्नल इंक्वायरी ओपन करें तो ये सारी चीज़ें मे बी उसकी डेफिनेशन होंगी या फिर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये उसका हिस्सा होंगी एक्सटर्नल इंक्वायरी का। सो इसके बाद गाइस हमारे पास नेक्स्ट है an internal logical file or an external interface file maintained by a transactional function। ये जो है वो फाइल टाइप रेफरेंस है FTR। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आप लोग बुक से जाके भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद गाइस है इट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शनैलिटीज़ being added, modified and deleted without having an impact over the boundary of the application। So guys ये हमारे पास है enhancement count, ये इसका आंसर है बेसिकली। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जाएं, इट इज़ प्राइमरीली यूज टू डिलीवर डाटा टू अ यूज़र थ्रू द रिट्राइवल ऑफ डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंटरनल लॉजिकल फाइल ILF और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल EIF। सो ये जो है वो बेसिकली हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें भी एक्सटर्नल इंक्वायरी जो है वो यूज़ हो रही हैं।
सो इसका आंसर भी हम लोग जो नेम और टर्म्स में 13 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा मेंटेन विद इन द बाउंड्री ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इज़ आइडेंटिफाइबल टू द यूज़र। सो अगर आप लोग ये चीज़ बुक में जाके सर्च करें तो इंटरनल लॉजिकल फाइल जो है वो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर आप लोग इंटरनल लॉजिकल फाइल जाके देखें तो ये बेसिकली जो है वो इसमें चीज़ में अवेलेबल होगी। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली इसी टर्म से बिलोंग करती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग मेजर्ड एंड द यूज़र। It is conceptual interface between the internal application and the external use world। So ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास जो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स है इससे बिलोंग करती है। तो आप लोग अगर अपनी हैंडआउट्स में जाके चेक करें तो अगर आप लोग उधर जाके सर्च करें इंटरनल लॉजिकल फाइल्स या फिर ILF लिखें तो ये कंप्लीट जो है उसकी डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसलिए इस डिस्क्रिप्शन का जो आंसर आप लोगों ने 4 ऐड करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ऑप्शनल एंड मैंडेटरी आर द 2 सब ग्रुप्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स विद इन एन एप्लीकेशन बाउंड्री। तो इसका जो आंसर है वो एप्लीकेशन बाउंड्री है। ये बेसिकली जो है वो एप्लीकेशन बाउंड्री में ये चीज़ अवेलेबल है। इसके बाद गाइज हम लोग अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है, ऑप्शनल एंड मैंडेटरी आर द 2 सब ग्रुप्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स विद इन एन इंटरनल लॉजिकल फाइल और एन एक्सटर्नल फाइल। सो इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो 6 है, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप RET जो है उसका राइट आंसर है। यहाँ पे हमारी जो जितनी भी डिस्क्रिप्शंस थी गाइज ये कंप्लीट हो गई हैं। बहुत ही आसान असाइनमेंट्स थी। आप लोगों की जो असाइनमेंट फाइल आप लोग डाउनलोड करेंगे उसमें से आप लोगों ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन रिमूव कर दें या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे जाके जस्ट आप लोग अपना जो सोल्यूशन है जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो नंबर टर्म्स हैं इस कॉलम को आप लोगों ने फिल कर लेना है। मैंने बता दिया है कि कौन किस डिस्क्रिप्शन के सामने आप लोगों ने कौन सा नंबर जो है वो ऐड करना है। तो आप लोगों ने ये नेम नहीं लिखने, जस्ट ये जो हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं 1 2 3 4 ये नंबर हम लोगों ने जो है वो ऐड करने हैं। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और इसके अलावा अगर आप लोगों को की कोई भी असाइनमेंट आती है प्लीज़ तो मुझे इस ईमेल जो कि मैंने आप सब स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे शेयर की हुई है स्लाइड में, इस पे ऊपर ईमेल कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी बना सकूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।